नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम पेज नंबर 71 के कथन कारण संबंधी प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि कथन कारण संबंधी प्रश्न RSSB बोर्ड और RPSC के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो उनको सोल्व करते हैं। मैंने पेज नंबर 71 से चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अपना, राजस्थान के स्थापत्य वाला चैप्टर, उससे 50 कथन और कारण संबंधी प्रश्न तैयार किए हैं। तो पहले प्रश्न पर बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं, बिना टाइम गवाते हुए। कोमलगढ़ दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप निर्मित एक बेहतरीन गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। तो गिरि यानी कि पर्वत पर बना हुआ दुर्ग है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभ से क्या बन जाएगा? कुंभा। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के राजवंश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दुर्ग रहा। बिल्कुल, यह संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि संकटकालीन जो राजधानी थी, जब भी जो है मेवाड़ पर जो है खतरे मंडराते थे राजाओं पर, तो वो कहाँ पर शरण लेते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को संकटकालीन दुर्ग भी, मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग भी कहा जाता है। तो दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के राजवंश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दुर्ग रहा। क्यों रहा? क्वेश्चन इस प्रकार है, क्योंकि यह संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा। ऐसे करे क्वेश्चन, अगर हल ऐसे करे तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। कोमलगढ़ दुर्ग की स्थिति मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। तो कहाँ कहाँ की सीमा है? एक तो मेवाड़ की सीमा है भाई, एक तो मेवाड़ की और मारवाड़ की जो सीमा है उसका सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बिल्कुल, ठीक है। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। यह दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा गांव बताया? सादड़ी गांव बताया। कोमलगढ़ जो दुर्ग है वह सादड़ी गांव पर स्थित है। कहाँ पर? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव में स्थित है। आपको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक क्वेश्चन में उसी टाइप से बना के लाया हूँ। सादड़ी गांव में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित है। आप जरूरी नहीं है वीडियो देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक लाइन को बोल रहा हूँ, इस वजह से आप ऑडियो टाइप भी क्लिक करके और ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हो। कोमलगढ़ दुर्ग की स्थिति मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है और सादड़ी गांव के समीप है, बिल्कुल सही है। कोमलगढ़ दुर्ग की वास्तुकला बहुत ही सुव्यवस्थित और प्रतिष्ठित मानी जाती है, बिल्कुल सही है। इसका दुर्ग का प्रमुख शिल्पी वास्तुकार कौन था? मंडन। कौन था? मंडन, बिल्कुल राइट है। व्याख्या भी कर रहा है, कोमलगढ़ दुर्ग की वास्तुकला किसने बनाई? मंडन ने बनाई। व्याख्या भी कर रहा है। कोमलगढ़ दुर्ग का परकोटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 36 किलोमीटर की लंबी दीवार है। कितने किलोमीटर की? 36 किलोमीटर की लंबी दीवार है। वैसे आने वाला है आंसर इसका। 36 किलोमीटर की लंबी दीवार के कारण इसके परकोटे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली है। ये देखो, यह दुर्ग 36 किलोमीटर के लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। तो इसकी इस कथन के कारण की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। तो आंसर बिल्कुल सही है, व्याख्या भी कर रहा है। कोमलगढ़ दुर्ग की सुरक्षा दीवार सैन्य आवाजाही के लिए अत्यंत विशाल बनाई गई है। सैनिकों के आने जाने के लिए तो ये अत्यंत बनाई गई है। कोमलगढ़ की सुरक्षा दीवार सैन्य आवाजाही के लिए विशाल बनाई गई है, क्योंकि इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक तो ये 36 किलोमीटर का परकोटा है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिल चुकी है, ठीक है। अगला जो है मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। अगला इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है
कि इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है ये। 8 घुड़सवार कौन से दुर्ग पर चल सकते हैं? कोमलगढ़ के दुर्ग की दीवार पर चल सकते हैं। इतनी चौड़ी है। व्याख्या भी कर रहा है कर्नल टॉड ने कोमलगढ़ की तुलना एस्ट्रोस्कन वास्तु से की है। बिल्कुल एस्ट्रोस्कन वास्तु से की है। यह तुलना कोमलगढ़ के सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों किस वजह से की है? उसके बुर्जों की वजह से, उसके प्राचीरों, दीवारों की वजह से, उसके कंगूरों की बनावट की वजह से, उनके विचारों के आधार पर इसको एस्ट्रोस्कन वास्तु की संज्ञा दी गई है। किसने दी थी? कर्नल जेम्स टॉड ने कोमलगढ़ को क्या दी थी? एस्ट्रोस्कन वास्तु की संज्ञा दी थी। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। कोमलगढ़ दुर्ग में झाली बाव बावड़ी और मामादेव तालाब इम्पोर्टेंट आ चुके हैं भैया। अब कोमलगढ़ में क्या क्या है उनका वर्णन आएगा। अब कोमलगढ़ में एक तो क्या है? झाली बाव बावड़ी। कौन सी है? झाली बाव बावड़ी है, ध्यान रखें। और एक कौन सा कुंड है? मामादेव कुंड है या मामादेव तालाब है। मामादेव तालाब है और एक झाली बाव बावड़ी कहाँ पर है? कोमलगढ़ में स्थित है। उसके बाद देखें आप लोग, इस दुर्ग के भीतर जल आपूर्ति, पानी की आपूर्ति के लिए और निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध जल स्थापत्य स्मारक बनाए गए हैं। लगभग सभी दुर्गों में जल की आपूर्ति तो सभी दुर्गों में है, टाँके बनाए गए हैं जल के। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। झाली बाव बावड़ी में भी पानी होता है, मामादेव तालाब में भी पानी होता है। इस वजह से पानी के बारे में, क्योंकि ये जल की आपूर्ति करते थे, इस वजह से इनकी व्याख्या की गई है। तो व्याख्या भी सही है। कोमलगढ़ दुर्ग परिसर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध है। बिल्कुल सही है, धर्म के रूप में, ऐतिहासिक रूप में। इसके भीतर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर और झाला रानी का मालिया है। बिल्कुल सही है एकदम। देखो कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, एक तो है कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर और एक कुंभ श्याम मंदिर। ठीक है, अभी आया था कुंभ श्याम मंदिर। तो एक तो है कुंभ श्याम मंदिर। अब कुंभ श्याम मंदिर तो कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। कुंभ श्याम मंदिर तो चित्तौड़गढ़ में है, जबकि कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर ये कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है। दोनों में कुआरा है, इधर भी कुआरा है, इधर भी कुआरा है। बस कुंभ स्वामी ध्यान रखना, कुंभ स्वामी कुंभलगढ़ में है और कुंभ श्याम चित्तौड़ में है। ठीक है। और झाली रानी का मालिया, एक तो ये झाली बाव बावड़ी, एक मामादेव तालाब। एक तो झाली बाव बावड़ी है, एक मामादेव तालाब है, एक कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, एक झाली रानी का मालिया है। देखो ये सब चीज़ें बिल्कुल लाइन टू लाइन उठाई गई है आपके राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10वीं की बुक से। इसलिए आपको यदि इस बुक से प्रश्न आते हैं तो एक भी प्रश्न इन कथन कारण से बाहर नहीं जाएगा। कोमलगढ़ दुर्ग परिसर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध है। इसके भीतर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर और झाला रानी का मालिया है। तो 3 चीज़ें आ चुकी है, झाली बाव बावड़ी, मामादेव तालाब, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर और झाली रानी का मालिया। आगे चलो। जबकि कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में। अभी मैं बता चुका, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। उड़ना राजकुमार फिर आ चुका है एक। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो आपको मिस्टेक करने के लिए क्या दे देगा वो? कुंभलगढ़ के बजाय चित्तौड़ दे देगा। जब आपको वो क्या कहेगा कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पर है? वो चित्तौड़ में है। तो चित्तौड़ क्या हो जाएगा? गलत। चित्तौड़ में नहीं है, जबकि कहाँ पर है वो कुंभलगढ़ में है। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी कुंभलगढ़ में है। यह प्रसिद्ध स्मारक दुर्ग के आंतरिक परिसर में स्थापत्य के रूप में ही है स्मारक बना हुआ है। ये बिल्कुल सही है, व्याख्या भी कर रहा है। कोमलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के भावी शासक उदय सिंह के जीवन की रक्षा का गवाह बना। अच्छा, कोमलगढ़ दुर्ग में ही पन्नाधाय उसको लेकर के आई थी। तो कोमलगढ़ जो दुर्ग है वह उदय सिंह के जीवन की रक्षा का गवाह बना। इसी दुर्ग में उदय सिंह का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। किसका? उदय सिंह का। तो ये उसके जीवन की रक्षा का क्या बन गया? गवाह बन गया।
दोनों कथन सही है। और दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताया गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए लाइनें हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा प्रताप के जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। सही बात है। क्यों जुड़ा हुआ है? लेकिन क्योंकि इसके भीतर महाराणा प्रताप का क्या हुआ, जन्म हुआ। बिल्कुल दोनों के दोनों कथन बिल्कुल राइट हैं। ठीक है। इसका तो राज्याभिषेक हुआ था, किसका? उदय सिंह का था। उदय सिंह का तो कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था और महाराणा प्रताप का इसमें क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे देखो, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे उच्चतम और सुरक्षित आंतरिक भाग। अच्छा, कटारगढ़ कहाँ पे था? ये सबसे ऊपर ही ऊपर। ये जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग बना हुआ था, इस दुर्ग के ऊपर ही ऊपर क्या था? कटारगढ़ आंतरिक भाग था, उच्चतम और सुरक्षित आंतरिक भाग था। देखना अभी इसमें भी क्या क्या मिलेंगे आपको। कटारगढ़ मेवाड़ की आँख कहा जाता है इसको, कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। यह दुर्ग के ऊपरी छोर पर स्थित महाराणा कुंभा का व्यक्तिगत निवास है। पर्सनल जो रेजिडेंस था महाराणा कुंभा का, वो क्या था? कटारगढ़, ऊपर ही ऊपर रहता था। उच्चतम सुरक्षित आंतरिक भाग है। दोनों कथन सही है, व्याख्या भी तो कर रहा है ये। अबुल फजल ने लिखा है, कुंभलगढ़ दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में तो ये कहा गया गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ैया। और कुंभलगढ़ के बारे में कहा है कि ऊपर से नीचे देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती, इतनी ऊंचाई पर, बुलंदी पर बना हुआ है। यह किला अत्यंत बुलंदी ऊंचाई पर बना हुआ है। दोनों कथन सही है और जो है इसकी व्याख्या भी करता है। अब पढ़ेंगे अपन रणथंभौर दुर्ग के बारे में, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ। आपको पता हो तो 8वीं शताब्दी ही एक ऐसी शताब्दी थी जिसमें चित्तौड़ पर आक्रमण किया था बप्पा रावल ने। 8वीं शताब्दी में रणथंभौर पर भी कब आक्रमण किया? 8वीं शताब्दी में। तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण भी कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। ठीक है। आगे देखो, इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल, अजमेर के जो चौहान शासक थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। व्याख्या भी सही है, दोनों कथन कारण भी सही है। एक मान्यता के अनुसार रणथंभौर दुर्ग की स्थापना रणथान देव से संबंधित है। कौन सी देव से? रणथान देव से संबंधित है। इस मान्यता के अनुसार रणथान देव चौहान ने ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ध्यान रखें आप। रणथान देव कौन था? चौहान वंशी शासक था। जैसा कि मैं फर्स्ट लाइन में ही बता चुका हूँ, लाइन टू लाइन ही है ये, जो आप जो है लाइन टू लाइन ही दे रखे हैं। यदि आप पेज नंबर 71 पे देखोगे राजस्थान अध्ययन की बुक पे, तो लाइन टू लाइन ही दे रखे हैं, उसी से मैंने प्रश्न बना रखे हैं। तो रणथंभौर दुर्ग की स्थापना रणथान देव से संबंधित है। रणथान देव की का ही इसमें क्या है, व्याख्या दे रखी है। तो रणथान देव चौहान ने इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आगे देखो, रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के अद्भुत साहस और त्याग का प्रतीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा है राणा हमीर, तो ये इसके साहस और त्याग का प्रतीक है। यह दुर्ग 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए हमीर के बलिदान का मौके गवाह है। मतलब राणा जो हमीर था, राणा हमीर ने जो है, राणा हमीर ने जो है शरणागत वत्सल कहलाता था राणा हमीर। तो उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो दुश्मन था उसको शरण देती थी। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। 1303 में तो चित्तौड़ में चल गया था। फर्स्ट जो आक्रमण हुआ था वो रणथंभौर दुर्ग पर हुआ था। ठीक है, आगे देखो, तो दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। रणथंभौर दुर्ग के स्थापत्य की अपनी एक विलक्षण श्रेणी है ना। गिरि दुर्ग भी है और एक वन दुर्ग की संज्ञा भी इसको दी गई है। एक वन दुर्ग भी है और गिरि दुर्ग भी है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में लिखा है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है। कुल मिला के चारों तरफ से पैक है। अबुल फजल इस दुर्ग के सुदृढ़
और दुर्गम नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से क्या था, अत्यधिक प्रभावित था। इस वजह से तो कहा बख्तरबंदी व्याख्या भी कर रहा है। रणथंभौर दुर्ग में हमीर महल और रानी महल है, तो ध्यान रखें हमीर महल तो रहेगा ऐसे ही, राणा हमीर था यहाँ पे इस वजह से, और रानी महल उसकी रानी थी तो रानी महल भी है। ये महल दुर्ग परिसर के भीतरी शाही निवास और प्रशासनिक कार्य हेतु बनाए गए स्थापत्य है। अच्छा, शाही निवास के लिए रहने के लिए बनाए गए महल थे, एक तो हमीर महल और एक रानी महल, और एक प्रशासनिक सरकारी कार्य के लिए बनाए गए स्थापत्य थे। रणथंभौर दुर्ग में न्याय और जन सुनवाई की व्यवस्था मौजूद थी, क्योंकि उसको हमीर की कचहरी कहा जाता है, जहाँ पर राणा हमीर न्याय करता था। रणथंभौर दुर्ग में न्याय और जन सुनवाई की व्यवस्था मौजूद थी। दुर्ग परिसर में के भीतर हमीर की कचहरी थी। ठीक है। सुपारी महल रणथंभौर का दुर्ग का एक प्रसिद्ध स्थापत्य घटक है। सुपारी महल यह रणथंभौर दुर्ग के आंतरिक परिसर में प्रमुख भवनों में से एक है। दोनों कथन सही है, व्याख्या भी कर रहा है। सुपारी महल रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है, जबकि 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। अगर 84 की बात करें तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, और 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में है, और 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में है, मौसी महारानी की छतरी। आगे देखो, जोगी महल, एक तो सुपारी महल आ गया, एक जोगी महल आ गया, एक रानी महल आ गया। जोगी महल रणथंभौर दुर्ग का एक आकर्षण केंद्र है। ये दुर्ग परिसर में ऐतिहासिक भवनों की सूची में शामिल है। व्याख्या भी कर रहा है, दोनों कथन कारण भी सही है। रणथंभौर दुर्ग सांप्रदायिक सौहार्द और विविध धार्मिक मान्यताओं का स्थल है। धर्म को मानने वाला और सांप्रदायिक सौहार्द का है। दुर्ग परिसर के भीतर पीर सदरुद्दीन की दरगाह और प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। इस वजह से कहा गया है यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं को सांप्रदायिक क्यों बताया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो मुस्लिम रूप में तो पीर सदरुद्दीन जी की दरगाह है और एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है हिंदू के समर्थन में। तो पीर सदरुद्दीन जी की दरगाह और गणेश मंदिर होने के कारण इसको सांप्रदायिक सौहार्द और विविध धार्मिक मान्यताओं का स्थल कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, दोनों व्याख्या भी करें। सिवाना दुर्ग बाड़मेर, सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में कौन से पहाड़ पर? 56 के पहाड़, 56 की पहाड़ियाँ लगी। वो प्रतापगढ़ साइड पे है, जबकि सिवाना दुर्ग में बाड़मेर में क्या है? बाड़मेर में 56 के पहाड़। ध्यान रखें, 56 के क्या है? पहाड़। 56 के पहाड़ है। 56 के पहाड़ कहाँ पर है? बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग बाड़मेर, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में क्या है? 56 के पहाड़ हैं। 56 के पहाड़ कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। यह अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक सुरक्षित दुर्गम स्थान बना हुआ है। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। सिवाना दुर्ग को लोक परंपरा में क्या कहा जाता है? अणखलो सिवाणो। क्या कहा जाता है? अणखलो सिवाणो। तो अणखलो सिवाणो कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग को लोक परंपरा में अणखलो सिवाणो कहा जाता है। यह इसका स्थानीय और ऐतिहासिक रूप से प्रचलित दूसरा नाम है अणखलो सिवाणो। दोनों कथन कारण सही है, व्याख्या भी कर रहा है। सिवाना दुर्ग की स्थापना कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में हुई थी? 10वीं शताब्दी में। और ईस्वी कौन सी थी? 954 ईस्वी। ध्यान रखें, तो सिवाना दुर्ग की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी और 954 ईस्वी में सिवाना दुर्ग की स्थापना हुई थी। ठीक है। इस दुर्ग की स्थापना परवान वंश के शासक वीर नारायण परमार ने की थी। क्वेश्चन आ भी चुका है, सिवाना दुर्ग वाला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है ना। सिवाना अगर ऐसे ध्यान नहीं रहे भाई कब हुई थी इसकी स्थापना, तो सिवाना में पीछे क्या रहे? अणा का मतलब होता है न, मतलब न का मतलब 10 यानी कि 10वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। और मतलब 954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इस दुर्ग की स्थापना परमार वंश के शासक वीर नारायण परमार ने की थी। किसने की थी? वीर नारायण परमार ने इसकी स्थापना की थी। आगे देखो,
दोनों व्याख्या भी सही है। और आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी के काल में सिवाना दुर्ग पर शीतल देव का अधिकार था। मतलब जब अलाउद्दीन 1910 की बात है, शायद अभी आएगा 1310, 1910 नहीं सॉरी 1310। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सिवाना दुर्ग पर किसका अधिकार था, ध्यान रखें। सिवाना दुर्ग पर ये शायद जो अपने राव मालदेव थे, तो राव मालदेव नहीं, कानड़ देव, जालौर का शासक था कानड़ देव। कानड़ देव का भतीजा था शीतल देव। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सिवाना दुर्ग पर किसका अधिकार था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे शीतल देव का अधिकार था। शीतल देव जालौर के शासक कानड़ देव के भतीजे थे। आ गया ना, देखो आप लोग आ चुका है, बिल्कुल लाइन टू लाइन है, मैं कह रहा ना आपसे। शीतल देव जालौर के शासक कानड़ देव के क्या थे, जालौर के शासक कानड़ देव के भतीजे थे, भतीजे लगते थे। जालौर का शासक था कानड़ देव, उसके भतीजे थे कौन, शीतल देव। और शीतल देव जब थे सिवाना दुर्ग पर जब अधिकार था तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में था वो अधिकार। दोनों से ये व्याख्या भी कर रहा है। 1310 ईस्वी के लगभग सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। कथन बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान वीर शीतल देव वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। व्याख्या भी सही है। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राठौड़ शासकों के लिए विपत्ति का सहारा रहा। बिल्कुल एक कुंजी है एक प्रकार की। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राठौड़ जो शासक थे, मारवाड़ में राठौड़ ही थे, तो मारवाड़ के राठौड़ शासकों के लिए विपत्ति का सहारा कौन सा रहा, सिवाना दुर्ग। यह दुर्ग संकट काल में मारवाड़ यानी जोधपुर के राजाओं की क्या रहा, मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा। ठीक है, शरण स्थली रहा। जैसे कुंभलगढ़ रहा वैसे सिवाना दुर्ग भी क्या रहा, शरण स्थली रहा मारवाड़ के राठौड़। मेवाड़ के जो गुहिल वंश थे और चौहान थे, उनकी शरण स्थली ये रहा था कुंभलगढ़। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया। ये लो साहब, क्या कहा इसने, राव मालदेव ने, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, तो गिरी तो कह सकते हैं मालदेव को, कैसे ध्यान रखोगे, गिरी तो कहेंगे किसको, मालदेव को। और सू से क्या बन जाएगा, सू से बन जाएगा सूरी, तो सूरी का मतलब शेरशाह सूरी। कौन, शेरशाह सूरी। और गिरी कौन था, गिरी यानी पर्वत कौन था, मालदेव था, है ना। सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था किसने, मालदेव ने। यानी गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ था तो मालदेव ने कौन से दुर्ग में आश्रय लिया था, सिवाना के दुर्ग में आश्रय लिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जामिनर बनाता है। ठीक है भैया। राव मालदेव ने लिया था कहाँ पर, सिवाना दुर्ग में आश्रय, कौन से युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में। व्याख्या के साथ कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। शेरशाह सूरी की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर मालदेव के लिए सिवाना दुर्ग सबसे सुरक्षित क्या था, शरण स्थल था, क्योंकि इस यहाँ पर शरण ली थी मालदेव ने। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध जिसे सामेल का युद्ध भी कहा जाता है, देखो दूसरा नाम आ चुका है इसका, युद्ध सामेल का युद्ध भी कहा जाता है। गिरी सुमेल के युद्ध को सामेल का युद्ध भी कहा जाता है, जो 1544 को हुआ था। कब हुआ था, 1544 को हुआ था। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना, 1544 को, ये 1544 को क्या हुआ था, 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसे सामेल का युद्ध भी कहा जाता है। किस किस के बीच हुआ, राव मालदेव और जो है शेरशाह सूरी के बीच। ये युद्ध शेरशाह सूरी और मारवाड़ यानी जोधपुर का शासक था कौन, मारवाड़ जोधपुर का शासक मालदेव की सेना के बीच कहाँ पर हुआ था। इम्पोर्टेंट लाइन लिख रखी है मैंने, देखो, पाली जिले के जेतारण, यानी कि पाली जिले का क्या था, पाली जिले का जेतारण था। पाली जिले के जेतारण में गिरी सुमेल नामक स्थान पर लड़ा गया। पाली जिले के जेतारण में गिरी सुमेल नामक स्थान पर लड़ा गया। गिरी सुमेल नामक स्थान पाली जिले के जेतारण में जो है गिरी सुमेल नामक स्थान पर लड़ा गया। उसके बाद इस युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध कथन है, खैर हुआ नहीं तो मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत को खो दूंगा।
तो जब मालदेव लड़ा था तो मालदेव से घबरा गया था शेरशाह सूरी। इस वजह से कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे की खातिर में पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। राव चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध अपने प्रतिरोध को सिवाना से जारी रखा। राव चंद्र सिंह ने मुगलों के विरुद्ध, मतलब जो राव मालदेव था, तो मालदेव जेतारण की पाली जिले के जेतारण में गिरिसुमेल नामक स्थान पर लड़ा गया था युद्ध। गिरिसुमेल नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था और वहीं पर शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। इसी प्रकार से जो मालदेव की तरह ही राव चंद्रसेन ने भी मुगलों के विरुद्ध जो अभियान किया था, मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध को सिवाना में ही जारी रखा था। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बना करके मुगलों के विरुद्ध क्या किया था, संघर्ष किया था। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। दोनों कथन राइट है और एक इसे व्याख्या भी करता है। तारागढ़ का किला बूंदी, देखो बूंदी का तारागढ़ का किला राजस्थान में गिरी दुर्ग का यानी पहाड़ी पर बसा हुआ दुर्ग है। यह किला पर्वत की एक ऊंची चोटी पर बसा हुआ है। व्याख्या भी कर रहा है, दोनों कथन भी राइट, कथन कारण भी राइट है। बूंदी के किले का नाम तारागढ़ पड़ा। इसकी व्याख्या नीचे दे रखी, क्यों पड़ा। पर्वत की ऊंची चोटी होने पर यह धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ता था, इस वजह से पड़ा। तारागढ़ बूंदी किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया था। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। 14वीं शताब्दी में तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। के बाद देखो, इसका निर्माण बरसिंह द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल दोनों कथन राइट है। ब से बूंदी, त से तारागढ़, यानी कि तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा? राव बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। तारागढ़ बूंदी का निर्माण राव बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। राव बरसिंह ने बूंदी में सुदृढ़ तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। यह निर्माण मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के उद्देश्य से किया गया। मतलब तारागढ़ किले का निर्माण इसलिए किया गया ताकि मालवा और गुजरात और मेवाड़ से जो आक्रमण हो सके तो उससे बूंदी की रक्षा कर सके। तो मेवाड़ की तरफ से लाखा आएगा अभी, तो मालवा और गुजरात की ओर से आक्रमण होने की बूंदी की रक्षा के लिए किया गया। वीर विनोद बूंदी के इतिहास से संबंधित घटनाओं की जानकारी देता है, क्योंकि एक तो बूंदी की देता है, एक मेवाड़ की देता है। वीर विनोद के अनुसार कवि श्यामल दास का ही है वीर विनोद। महाराणा क्षेत्र सिंह, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, यहाँ पर ध्यान दिया आप। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382। भाई निर्माण कब हुआ था? 1364 से 1382 है, तो 14वीं शताब्दी में तारागढ़ के किले का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो 1364 से 1382, ध्यान रखें 1364 से 1382। तो क्षेत्र सिंह था, बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए। क्षेत्र सिंह तो मर गया 1364 से 1382 में, क्षेत्र सिंह तो मर गया। ठीक है, तो व्याख्या भी देता है बूंदी के इतिहास के बारे में। उसके बाद बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए ये क्षेत्र सिंह, महाराणा क्षेत्र सिंह। उसके बाद महाराणा क्षेत्र सिंह का पुत्र कौन था? लाखा। महाराणा क्षेत्र सिंह का पुत्र कौन था? लाखा। बूंदी पर सीधे अधिकार नहीं कर सके। एकदम सही बात है, नहीं कर सके। काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर वे अधिकार स्थापित करने में असफल रहे। व्याख्या भी करता है ये। महाराणा लाखा ने बूंदी के संदर्भ में मिट्टी का एक नकली दुर्ग बनाया। जैसा मैं आपसे अभी कह भी रहा था कि महाराणा जो लाखा था, जो क्षेत्र सिंह का बेटा था, 14वीं शताब्दी में तारागढ़ बना, और जो क्षेत्र सिंह ने सन 1364 से 1382 में बूंदी किले पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसका पुत्र था महाराणा लाखा। तो लाखा ने बूंदी पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। तो असफल होने की वजह से उसने क्या किया? असफल होने की वजह से उसने जो है मिट्टी का एक नकली दुर्ग बनाया, तारागढ़ का किला। बूंदी का जो तारागढ़ का किला है उसकी तरह का
मिट्टी का एक नकली दुर्ग बनाया। बूंदी पर अधिकार न कर पाने पर उन्होंने बूंदी को ध्वस्त करने की अपनी जो प्रतिज्ञा क्यों दी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ले रखी थी भाई मैं बूंदी के जो किले है तारागढ़ को उसको ख़त्म करूँगा, उसको जीतूँगा, ख़त्म क्या करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा ली थी और प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए नकली दुर्ग बनवाया। कौन सा दुर्ग? नकली दुर्ग बनवाया। ठीक है, अब देखो ध्वस्त करेगा नकली दुर्ग को। क्षेत्र सिंह का बेटा लाखा जीत तो नहीं पाया। ठीक है, महाराणा लाखा द्वारा निर्मित मिट्टी के नकली दुर्ग को आसानी से ध्वस्त नहीं किया जा सका। बिल्कुल सही बात है। अब क्यों नहीं कर पाया, इसकी व्याख्या नीचे दे रखी है। नकली दुर्ग की रक्षा के लिए वीरहाडा, वीरहाडा कौन था? कुंभाहाडा। ये कुंभा महाराणा कुंभा अलग है, ये कुंभाहाडा अलग है। दुर्ग की रक्षा के लिए वीरहाडा, हाडा राजपूत है, तो कुंभाहाडा आदि ने अपना बलिदान देकर कड़ा मुकाबला किया। मतलब उस नकली दुर्ग को भी जो है ध्वस्त आसानी से नहीं कर सका वो। उसके बाद देखो समग्र अंश से मिक्स क्वेश्चन। कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माण प्राचीन भारतीय दुर्ग स्थापत्य की परंपराओं के अनुसार हुआ है। बिल्कुल सही है, व्याख्या भी है। यह दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा शास्त्रीय आदर्शों के अनुरूप निर्मित करवाया गया है। बिल्कुल सही है। कोमलगढ़ का दुर्ग विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। बिल्कुल सही है। इसकी विशाल प्राचीरों और सुदृढ़ बुर्जों को देखकर कर्नल टोड ने इसकी तुलना स्ट्रोगन वास्तु से की है। सही बात है, व्याख्या भी करता है। कटारगढ़ स्थापत्य कला और सुरक्षा की दृष्टि से कोमलगढ़ का सबसे अभेद्य भाग माना जाता है। कटारगढ़ जो कुंभा का एक स्थानीय निवास था, यह दुर्ग की सबसे ऊपरी बुलंदी पर स्थित है जो महाराणा कुंभा का स्वयं का निवास था। व्याख्या भी करता है। रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है और सब दुर्ग नंगे हैं, अबुल फजल ने कहा है। यह चारों ओर से प्राकृतिक पहाड़ी और सघन वनों से घिरा होने के कारण अभेद्य और सुरक्षित है। व्याख्या भी करता है। रणथंभौर का दुर्ग मध्यकालीन राजपूत शरणागत रक्षण परंपरा का अमर का प्रतीक है। बिल्कुल सही है। 1321 में राणा हमीर देव चौहान ने शरणागत की वो रक्षा है तो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। बिल्कुल सही है, व्याख्या भी सही है। अब ध्यान देना, ये मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है व्याख्या का। वो कौन था? रणथंभौर का जो शासक था हमीर देव चौहान, अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोह था एक मंगोल सेनापति, मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह। कौन था? मीर मोहम्मद शाह। इम्पोर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। तो 1321 में अमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही था मंगोल सेनापति। मंगोल सेनापति कौन था? मीर मोहम्मद शाह। और उसका साथी था केहब्रू या कामरू को अपने दुर्ग में क्या दे दी थी? शरण। इस वजह से हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह, मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह को शरण देने की वजह से और उसके साथी केहब्रू या कामरो को शरण देने की वजह से, केहब्रू या कामरो को और मीर मोहम्मद शाह को शरण देने की वजह से हमीर देव चौहान की इसी हठधर्मिता, उन्होंने छोड़ा नहीं उसको, और शरणागत की रक्षा के संकल्प के लिए इतिहास में एक प्रसिद्ध कहावत है। और देखो कहावत से कभी अभी पूछा नहीं, एक दो बार पूछा है तो पूछा जा सकता है। देखो क्या कहावत है? सिंह गमन सतपुरुष वचन। क्या कहा है? कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। बहुत ही अच्छी कहावत कही है। हठधर्मिता शरणागत की रक्षा के संकल्प के लिए, क्योंकि उन्होंने मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह और उसके साथी केहब्रू या कामरो को क्या दी थी? दुर्ग में शरण दी थी। 46वां क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की कुंजी शरण स्थली माना गया है। जोधपुर पर संकट आने पर राव मालदेव और राव चंद्रसेन जैसे शासकों ने इसी दुर्ग को रक्षा का केंद्र बनाया। मैंने स्टोरी आपको आगे बता दी मालदेव की और चंद्रसेन की। इन्होंने दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को अपना जो है संरक्षण स्थल बनाया था। 1310 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण हुआ, खिलजी वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के भीषण आक्रमण का सामना करते हुए शीतल देव वीर गति को प्राप्त हो गए, जो जालौर के शासक कानड़ देव के भतीजे थे। बूंदी के तारागढ़ किले की स्थापना सामरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई। राव बरसिंघाड़ा ने बूंदी के तारागढ़ किले की तारे के समान दिखने की वजह से तारागढ़ किला नाम दिया और इसकी स्थापना की।
और इसे मेवाड़ मालवा और गुजरात की दिशा से होने वाले बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए बनाया गया था। दोनों कथन सत्य है और व्याख्या भी करता है। बूंदी का इतिहास आन बान और शान प्रतिज्ञा पालन के अनूठे उदाहरणों से भरा हुआ है। महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा पूर्ति हेतु बनाए गए मिट्टी के नकली दुर्ग की रक्षा में भी हाडा वीरों ने मतलब कुंभा हाडा ने अपनी मातृभूमि के समान हेतु प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, और अब अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे पेज नंबर 72 से बनने वाले प्रश्नों पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।